देखिए विद्यार्थी लोग, अगले वीडियो में हमने इस सारे लाइट पार्ट को खत्म कर दिए। जो लास्ट पार्ट बटा हुआ था, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, उसका थ्योरी समाप्त हो चुका है। अब हम उस पर क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा देखेंगे। ये न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है बाबू, यदि यंग के प्रयोग में दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर, रेखा छिद्रों की सतह से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, केंद्र से चौथे प्रदीप मतलब होता है चमकीला होता है, प्रदीप मतलब चमकीला, फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। क्या करना है, व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले है कि रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को d कैसे माना जाता है। देखिए ध्यान से, S1 और S2 जो लिया गया है, ये रेखा छिद्र है, इनके बीच की दूरी कितना होता है, d लिया जाता है। और यहाँ जो पर्दा लगा रहता है, इसके बीच की दूरी क्या लिया जाता है, d लिया जाता है, बड़ा D। ये क्या है, पर्दा है, ठीक। और ये रेखा छिद्र S1 और S2 है, तो S1 S2 के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? तो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को d द्वारा सूचित किया जाता है। d बराबर कितना है, 0.03 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻² होगा, और 0.03 को जब भी में बदलेंगे तो 100 नीचे आएगा, और 100 को ऊपर कर देंगे तो कितना होगा, -2 पहले 100 है और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी, रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी को क्या मानते हैं, बड़ा D बराबर 1.5 मीटर। आप लोगों को सबसे पहले, बहुत पहले ही बता देते हैं, दशमलव को जहां देखिए उसको एकदम हटाने का प्रयास कीजिए। तो इसको भीम में बदलिएगा तो 15/10 हो जाएगा, और 10 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो ये 15 गुना कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर हो गया, ठीक। कह रहा है केंद्र से चौथे प्रदीप फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर। चौथे प्रदीप फ्रिंज की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई को हम क्या मानते हैं, बीटा माना जाता है। क्या माना जाता है, बीटा। तो प्रश्न से चौथे प्रदीप फ्रिंज की कितना हो जाएगा, 4 बीटा हो जाएगा। चौथे का मतलब हो गया 4 बीटा बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बीटा बराबर कितना होगा, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी में बदलेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.25 बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो 0.25 गुणा 10⁻² हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको भी में बदल देंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, और 100 ऊपर चल जाएगा तो 10⁻² तो पहले है। अब कितना होगा, 25 गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा, क्लियर। तो तरंगदैर्घ्य लैम्बडा का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, तो चूंकि सूत्र क्या होता है, बीटा बराबर लैम्बडा d बटा में d। लैम्बडा तरंगदैर्घ्य, d है रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी, और छोटा d क्या है, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है, और बड़ा d क्या है, रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी है। तो इसलिए लैम्बडा का मान निकालेंगे, क्योंकि लैम्बडा का मान हमको निकालना है। लैम्बडा बराबर बीटा d बटा में d हो जाएगा। और यहाँ पर जितना मान है उसमें पुट करेंगे। देखिए
यहां से देखिए, इसका मान पहले देख लीजिए, इसका मान कितना है, बीटा का मान है, बीटा का मान है 25 × 10⁻⁴ है, और छोटा डी का मान है 3 × 10⁻⁴। अब बटा में ये बड़ा डी का मान है 15 × 10⁻⁻1। सारे मान को बेटा क्या किया गया है, रख दिया गया है। इसको हल करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 25 और 3 3 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और -4 और -4 कितना होगा, -8, और एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -8 में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -7। इतना भी उत्तर लिख देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर दर्ज को किस में रखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब आप 10⁻⁻10 मीटर लाना है तो कितना घट रहा है, -3 घट रहा है। कितना घट रहा है, -3। तब 5 × 1000 कर देंगे, अब बटा में 1000 कर देंगे, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये तो 5000 होगा इतना, इसको हल करके यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और इस 1000 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा, और 10⁻⁻10 मीटर बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और तब लैम्डा बराबर कितना हो गया, 5000 हो गया। इसके जगह पर क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। 5000 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य की दूरी हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल को देखिए। अब देखो बाबू, अगला क्वेश्चन देखो तो, नंबर 2, 2 रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। यहाँ से देखते रहो, 2 रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर और इनसे पर्दे की दूरी 1 मीटर है। जब 500 नैनोमीटर है, क्या है, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तब फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा बराबर सूत्र होता है λd/d। देखो, और जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, लैम्डा तरंगदैर्घ्य बराबर है 500 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो फिर से इसको लिख देते हैं, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसको कैसे लिखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻ क्या होता है, 9 मीटर। ये हो गया, तो 500 नैनोमीटर हो गया, तो 500 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तब 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। क्लियर। डी बराबर रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी बराबर डी बराबर 1 मीटर है, और छोटा डी रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कितना है, 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को मीटर में बनाइएगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, और 1000 को ऊपर ले जाइएगा तो कितना होगा, 10⁻³ मीटर। ठीक, तो समीकरण 1 में मान जब रख देंगे तो बीटा बराबर लैम्डा के जगह पर 5 × 10⁻⁷, अब बड़ा डी के जगह पर 1, और इसके बाद हो जाएगा 1 × 10⁻⁻। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा सवाल देखिए, तीसरा है 0.6 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 समानांतर स्लिट, यही 2 है समानांतर स्लिट है, S1 और S2।
दो समानांतर स्लिट 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना हो गया 6000 एंगस्ट्रॉन। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। और d बराबर पर्दे की दूरी, d बराबर कितना है पर्दे की दूरी बराबर 80 सेंटीमीटर, तो 80/100 कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। तो 8 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 1 मीटर। d बराबर दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर की दूरी पर से दो समानांतर स्लिट S1 और S2 समानांतर स्लिट होते हैं, उनके बीच की दूरी कितना है 0.6 मिलीमीटर है। तो 0.6 मिलीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो 10⁻³ ऊपर चल जाएगा, और फिर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। तो 6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4। और इसमें मान रख देंगे यहाँ पर, तो लैम्डा की जगह पर कितना होगा 6 × 10⁻⁷। अब बड़ा डी की जगह पर कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁻1। और 6 × 10⁻⁻, ये कट जाएगा तो कितना होगा 8 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ये तो हल्का रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब थोड़ा सा चौथा बाबू सवाल देखो। यंग के प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, वही रेखा छिद्र S1 तथा S2, इसका मान कितना होता है d होता है। क्या होता है d होता है। रेखा छिद्रों के बीच 0.2 सेंटीमीटर, देखो कहाँ है d बराबर 0.2 सेंटीमीटर है। 0.2 बटा में 100 लिख देंगे तो ये मीटर बना देंगे तो कितना होगा इतना होगा। और इन्हें 5896 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य कितना है लैम्डा बराबर 5896। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, जो पीछे बता चुके हैं, इसमें गुणा कर देंगे तो इतना मीटर में हो जाएगा। और d बराबर यदि रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी 1 मीटर हो तो पर्दे पर बनने वाले व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें। तो d बराबर 1 मीटर, तो बीटा का सूत्र रखें, बीटा बराबर लैम्डा d बटा में d। इसमें हम मान रख देंगे, देख रहे हो लैम्डा की जगह पर ये ठीक है, और बड़ा d की जगह पर 1 मीटर और छोटा d की जगह पर 2 × 10⁻³ ये तो कट जाएगा 2948। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁻10 है, और ये 3 होगा तो कितना होगा 10⁻⁷ हो जाएगा। इसको मानक रूप में लिख देंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू में वैज्ञानिक पद्धति में तो 2.948 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। अगला सवाल भी देखो बहुत आसान है। एक दूसरे से 3 × 10⁻⁻, एक दूसरे से 3 × 10⁻⁴ मीटर दूर स्थित दो बिंदु स्रोत, यही बिंदु स्रोत है, बार बार देखो इसको समझा रहे हैं। बिंदु स्रोत हो गया, इनके बीच की दूरी कितना है d है, इनके बीच की दूरी छोटा d बराबर 3 × 10⁻⁴ है। देखो d बराबर कितना है 3 × 10⁻⁴ मीटर। तब आगे बढ़ो, दो बिंदु स्रोत जो एक ही कला तथा तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं, स्रोतों के तल से इसके तल से क्या है, किसके तल से, इसके तल से 0.3 मीटर दूर एक पर्दा हो गया। ये d का मान हो गया, क्या हो गया d का मान, और d का मान 0.3 मीटर। इसको भिन्न में बदल दीजिएगा
तो 3 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। इसको इसलिए किया जाता है बाबू कि तुमको दशमलव का कोई झंझट न रह जाए, क्योंकि हल करने में तुमको बहुत आसानी होगा तुम लोगों को। अब तब इसको पढ़िए, यदि फ्रिंज की चौड़ाई 5.9 बीटा होता है, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा देख रहे हैं ना, 5.9 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। और सबका मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा ना, तो लैम्डा आ जाएगा। अब आपके दिमाग से तरंग दैर्ध्य एंगस्टीन के रूप में आपको निकालना है, और एंगस्टीन के रूप में ना निकालेगा, अगर मीटर में आ जाता है तो कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में रखना चाहिए कि 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्टीन रहता है। अब किसी तरह उल्टा सीधा करके 10⁻10 मीटर लाने का प्रयास कीजिएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान है, ये सब देखने में बड़ा बड़ा है, उसको बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। तो बाबू देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल थोड़ा दमदार सवाल है, इसको आराम से पहले समझिएगा। यंग के प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है। यदि रेखा छिद्रों के तल से पर्दे की दूरी 40 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, 40 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर बढ़ जाती है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की गणना करें। अब थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ पर दो स्थिति कैसे आती है, दो स्थिति, थोड़ा स्थिति को देखना है। एक स्थिति में देखिए यंग के प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है। एक स्थिति यहाँ है, ये कह रहा है यदि रेखा छिद्रों के तल से पर्दे की दूरी 40 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, जो पहले था उससे कुछ क्या किया, जैसे मान लिया जाए कोई ये चीज़ है, इस पर न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं, अब फिर स्थिति कह दिया कि नहीं अब इसे बढ़ाकर इतना कर दिया जाए, तो वहाँ पर जानते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय ये कंडीशन चेंज हो जाता है, स्थिति बदल जाती है। तो यहाँ से यदि रेखा छिद्रों के तल से पर्दे की दूरी 40 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर बढ़ जाती है। कहने का मतलब स्थिति बदल गई। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की गणना करें। हम पहले स्थिति में चलेंगे। पहली स्थिति में सूत्र हमको तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। पहली स्थिति में बाबू हम लेकर चलेंगे बीटा बराबर लैम्डा डी बटा में डी। ये सूत्र होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, बड़ा डी होता है प्रकाश स्रोत से या रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी को डी मानते हैं, और छोटा डी, फिर एक बार समझ लो, S1 S2 होता है ना, इसकी बीच की दूरी डी होता है। जाकर देखना यंग के तुमको जहाँ प्रयोग पढ़ाएं, चाहे व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई है, यही डी होगा। और यहाँ से दूरी जो पर्दा की होती है ये क्या होता है, बड़ा डी माना जाता है, ठीक। और तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, और बीटा क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई होता है। इन्हीं बातों पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो पहली स्थिति में हमने बता दिया बीटा बराबर लैम्डा डी बटा में डी सूत्र होता है। तो लैम्डा का मान निकालेंगे तो बीटा डी बटा में डी हो जाएगा। अब देखिए जो दिया है वही बेटा लिखना है। छोटा डी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है, ठीक। तो 0.5 मिलीमीटर है, तो 0.5 मिलीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देते हैं। वही 1000 को नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻³ मीटर हो जाता है। और उसको जब हम भिन्न में बदल कर लिखते हैं तो 5 गुणे 10⁻⁴ मीटर हो जाता है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब लैम्डा, यहाँ लैम्डा हो गया, लैम्डा का मान जो दिया है रखो, बी और डी का मान तो नहीं दिया है, तो बी और डी का ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। गुणे 5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर, ये समीकरण 1 हो गया। इतना हम चलेंगे। अब दूसरी स्थिति में कौन कौन चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है पर्दे की दूरी, बड़ा डी चेंज कर रहा है, और एक फ्रिंज की चौड़ाई ये और ये चेंज कर रहा है, और ये चेंज कर, लेकिन ये चेंज नहीं कर रहा है। क्या है? ये चेंज नहीं कर रहा है, और लैम्डा चेंज नहीं कर रहा है। लैम्डा का तो बेटा माने निकालना है। अब देखिए, जो चेंज कर रहा है उसको हम डैश मानेंगे। सूत्र में हम देखो कैसे लगा दें। दूसरी स्थिति में लैम्डा में, तो दूसरी स्थिति में लैम्डा निकालना है। लैम्डा में तो कोई परिवर्तन दिया नहीं है। अब बीटा डैश इसलिए लगा दिए हैं कि वहाँ पर बीटा का मान, चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा, तो बीटा का मान क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। डी के रेखा छिद्र के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, पर्दा की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो ये दोनों ये चेंज कर जाता है। तो ये क्या माना गया है? इसको माना गया है समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया है। ये समीकरण कितना मान लिया है? 2 मान लिया है। अब छोटा डी ज्यों के त्यों रखेंगे, वही वाला देख रहे हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और डी डैश पहला दूरी डी था, बड़ा डी, अब डी डैश 40 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो डी में 40 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तब बढ़ी हुई कुल दूरी निकल जाएगी, तो डी प्लस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 40 सेंटीमीटर को बेटा हम किस में बदल दिए हैं? मीटर में बदल दिए हैं। तो डी प्लस 4 गुणे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। डी प्लस 40/100 सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, तो ये कट गया, तो 4 गुणे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। ठीक। अब बीटा डैश, क्योंकि ये भी बदल गया है, फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, तो पहले से जब 0.4 मिलीमीटर हो जाएगी तो नया चौड़ाई क्या हो जाएगा? बीटा डैश बराबर बीटा प्लस 0.4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसको फिर हमने मीटर में बदल दिया है, तो 1000 से भाग दिया है, तो बीटा प्लस 4 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3, एगो दशमलव के लिए हो जाएगा। क्या होगा? एगो यहाँ दशमलव के लिए काम कर देंगे, तो यहाँ दशमलव के लिए काम करेंगे तो बीटा प्लस 4 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। इन मानों को हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे? इनका मान और इनका मान देख रहे हो, डी डैश का मान है, बीटा डैश का डी का मान हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस 4 गुणे 10⁻⁻4 गुणे 5 गुणे 10⁻⁻4, इसके जगह रखिए, इसके जगह रखते हैं तो ये हो जाएगा, इसके जगह ज्यों के त्यों हो जाएगा, इसके जगह यहाँ से उठा कर रखेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक। 1 और 3 देखो, ये भी लैम्डा है, वो भी लैम्डा है, दोनों को बेटा हम बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को हमने बराबर करेंगे। दोनों को बराबर कर दिए, इसका राइट हैंड साइड इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो ये बराबर इसके हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये और ये कट जाएगा। ठीक। तो अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ये तो कट गया, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, बीटा डी हो गया, अब बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा गुणे कितना होगा? 4 गुणे 10⁻, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और इसका किस में हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा, और इसमें जब इसका गुणा होगा तो ये भी बी डी हो जाएगा, अब प्लस के जगह प्लस, और डी गुणे कितना होगा? 4 गुणे 10⁻⁻4, बी डी से बी डी कट गया तो क्या बचा? बीटा गुणे
बीटा गुणे 4 गुणे 10⁻⁻1, इधर हो जाएगा डी गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4। क्लियर। अब बीटा बाई डी को मान डी को इधर ले जाएंगे तो बीटा बाई डी, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। सिंपली बीटा बटा में डी का मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तब मान कितना होगा 10⁻³ इसका मान। अब बीटा बाई डी का मान कहाँ रख देंगे, देख रहे हैं, बीटा बटा में डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, लैम्डा बराबर 10⁻⁻3। देख रहे हैं, इसके जगह पर कितना होगा 10⁻⁻3। आप 5 गुणे 10⁻⁻4 इसको हल करेंगे तब 5 गुणे 10⁻⁻7। आप यहाँ पर भी उत्तर लिख सकते हैं। किसी किताब में इतना उत्तर देता है और किसी किताब में नैनोमीटर में देगा और किसी किताब में एंगस्ट्रॉन में भी दे देता है। तो आपके किताब में क्या दिया है, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत होता है तो यहीं पर भी उत्तर लिख कर आप चले जाएंगे, कोई आपको टेंशन की बात। लेकिन आपकी किताब में नैनोमीटर दिया है तो देखो, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो हमको 10⁻⁻ यहाँ 9 मीटर लाना है। यहाँ कितना लाना है 10⁻⁻9 मीटर। तो 10⁻⁻9 मीटर के लिए क्या करेंगे, 5 में 100 से गुणा कर देंगे और उतना ही से भाग देंगे। और 10⁻7 मीटर है और इतना में गुणा कर देंगे, इतना में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। 500 तो हो गया, अब -7 ऊपर है, 100 नीचे है बेटा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻⁻9 मीटर। इसी को 1 नैनोमीटर कहा जाता है। 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, यही लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर हो गया। यहाँ पर आपको बाबू कोई इस सवाल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा 1 बार 2 बार अपने घर पर देखकर ट्राई करते रहना है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तब हम अगला सवाल पर आएंगे। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बड़ा सोचने वाला सवाल है, लेकिन भारी नहीं है सोचने के लिए। देखो, यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करने पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। 0.6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यहाँ से देखो, एक कंडीशन हो गया, यहाँ से चिन्ह लगाए हैं, कह रहा है कि यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करने पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 सेंटीमीटर प्राप्त है। यदि कर दिया है, यदि मतलब कुछ बदलाव हो गया, तो यहाँ पर पहली स्थिति में अभी हम लोग थोड़ा सा देखें, यहाँ तक हम सवाल को डील कर रहे हैं। पहली स्थिति में तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम 10⁻⁻10 मीटर के सूत्र लगाकर हम हल करेंगे, तब 5 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। 5 गुणे 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, करने पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 सेंटीमीटर होता है। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर 0.6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो 0.6 बटा में 100, इसको हल कर देंगे तो 6 गुणे 10⁻⁻3 मीटर। सूत्र बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बटा में डी होता है। अब बीटा का मान यहाँ रख दिए हैं, लैम्डा का मान इतना हो गया और डी बटा में डी का मान हमारे पास उपलब्ध, उसको ज्यों के त्यों बेटा छोड़ देंगे क्योंकि 2 स्थिति सामने आने वाली है। तो इसका मान निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। माने डी बटा में डी का मान निकालें तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो डी बटा में डी 6 बटा में 5 हो जाएगा।
इसको जब हल करेंगे तो 7 प्लस होगा, ये 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी स्थिति में यहाँ से देखो, यहाँ से प्रश्न में दूसरी स्थिति चालू होती है। यदि पर्दे की रेखा छिद्र से दूरी आधी कर दिया जाए, पहले तो बेटा डी है, तो दूसरी स्थिति में डी डैश, जो चेंज करेगा उसमें डैश लगाएंगे, और जो चेंज नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे, ज्यों के त्यों बाबू हम रख देंगे। डी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जो अगली दूरी आधी कर दी जाती, पहले से इतना था तो इतना सटा देता है, तो डी बटा में जो आधी हो गया। बीटा डैश बराबर क्या हो रहा है, पहले से घट गया है, 0.4 सेंटीमीटर हो गया है, तो 0.4 सेंटीमीटर बीटा डैश हो गया। इसको भिन्न में बदल लेंगे तो बीटा डैश का मान हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर। अब सूत्र क्या होगा, बीटा की जगह पर बीटा डैश, लैम्डा की जगह पर कितना हो जाएगा लैम्डा डैश, क्योंकि लैम्डा भी चेंज कर रहा है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मान निकालना है तो लैम्डा चेंज होगा, हर चीज़ बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, लैम्डा को चेंज किया है। अच्छा अब देखिए, यहाँ हो गया ये बीटा डैश का मान हो गया, और लैम्डा का मान तो लैम्डा डैश का मान है, और डी डैश की जगह पर d/2, और डी इज नॉट चेंज, डी में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको नो चेंज, ये ज्यों के त्यों हो जाएगा। इसको हल करते लैम्डा डैश डी, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, क्या होगा 2d हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 को इसे यहाँ पर भिड़ा देंगे, गुणा होगा, तो 2 को यहाँ कर ला देंगे तो तिरछा तिरछी गुणा होगा, तो 4 × 2 × 10⁻³ क्या बचेगा, लैम्डा गुणे डी बटा में बड़ा डी बटा में छोटा डी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ डी बटा में बेटा डी है ना, देख रहे हैं ना, लिखे हैं डी डैश का मान समीकरण 2 में, डी बटा में डी का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे, ये तो ज्यों के त्यों हो जाएगा, लैम्डा डैश ज्यों के त्यों, और डी बटा में डी का मान कितना है 6/5 × 10⁻⁴ कितना है 4 है, तो 6/5 × 10⁻⁴ हम वहाँ पर रख देंगे। अब इसी को हल करेंगे तो ये उतना हो जाएगा, इसको लेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 4 × 2 × 5, इसका 6 × 10⁻⁴ का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, इसको 2 × 6 हो जाएगा, 5 × 20, 20/3 × 10⁻⁷ हो जाएगा। इतना भी मीटर हम लिख सकते हैं, इतना भी मीटर हो गया, माने इतना भी मीटर हमें आंसर लिख सकते हैं। उसको तो नहीं, अभी तो भी में बदलना है, इतना का भी हम आंसर कहने का मतलब आप आगे न बढ़कर इतना भी आंसर रख दें, लेकिन आपका आंसर क्या दिया है, एंगस्ट्रॉन में दिया है। अब एंगस्ट्रॉन में देने का मतलब है यहाँ जब तक 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, आपको व्यवस्था करके 10⁻7 को 10⁻⁻10 मीटर लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे अपने मन से, तो क्योंकि जब 1000 से भाग देंगे, मान में कोई अंतर नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इतना को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6000, 10⁻⁻7, आइए ऊपर चल जाएगा तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ये 6666 एंगस्ट्रॉन हमारे सामने आ जाएगा जो उत्तर है। इसको याद जरूर रखिएगा, इसको एक याद ये कर लीजिएगा, एक याद का 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। इसको क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर। बार बार लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, नैनोमीटर। अगला सवाल, अब हम ध्रुवण पर सवाल बनाएंगे।
थोड़ा सवाल देखिए। अब ये ध्रुवण पर पढ़ा रहे हैं बाबू, ये न्यूमेरिकल। ध्रुवण का न्यूमेरिकल जो होता है छोटा छोटा होता है, परीक्षा में कभी 1 नंबर भी पूछता है और 2 नंबर का लघु उत्तरीय में भी पूछता है। इसलिए इस तरह के सवाल जो आपको बनाया जा रहा है, आराम से उस सवाल पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो ब्रूस्टर का टॉपिक इस स्लाइड का है, ब्रूस्टर का नियम। ये ब्रूस्टर के बाबू नियम पर ही सवाल को ये वाला ध्रुवण का बनता है। थोड़ा सा देखिए तो आराम से बाबू। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री परावर्तित होता है, तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें तो ब्रूस्टर के नियम से हम लोग पढ़े हैं म्यू बराबर tan IP। म्यू बराबर क्या है? tan IP। म्यू अपवर्तनांक होता है, tan तो ठीक है, अस्पर्जा। IP का मतलब होता है आपतन कोण। चूँकि IP बराबर ध्रुवण कोण भी कहलाता है और आपतन कोण 60 डिग्री हो गया, तो म्यू बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। इसलिए म्यू बराबर कितना हो गया? √3, और √3 बराबर 1.73। इतना भी अगर लिख देते हैं तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसको तो समझ लिए होंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। अब अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल कर रहा है, कांच की एक प्लेट पर प्रकाश की एक किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.55 हो तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, ध्रुवण में हम बताए हैं कि इसमें क्या होती है? ये होती है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होता है, और ये क्या होता है? अपवर्तित किरण। तो ब्रूस्टर का नियम कहता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कितना होता है? π/2। और ये IP होता है, यह भी IP होता है, और यह क्या होता है? RP होता है। IP और IP दोनों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस कोण को ध्रुवण कोण भी कहते हैं और परावर्तन का कोण भी कहते हैं, और आपतन के कोण, इस खुद हमको जानकारी है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब देखिए थोड़ा, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.55 हो तो अपवर्तन कोण के मान ज्ञात करें। इसका हमको मान क्या करना है? निकालना है, राइट। और इतना दिया है 1.55 बराबर tan 57 डिग्री 10 मिनट होता है। ये दिया है क्वेश्चन में। चूंकि म्यू बराबर 1.55 दिया हुआ है बाबू, तो चूंकि म्यू बराबर tan IP होता है तो 1.5 बराबर tan IP हो गया, 1.55 बराबर कितना हो गया? tan 57 डिग्री 10 सेकंड हो गया बराबर tan IP, और tan दोनों तरफ क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो IP बराबर कितना होगा? 57 डिग्री 10 मिनट। ये किसका मान हो गया? आपतन कोण, और उसी को कहा जाता है ध्रुवण कोण का मान हो गया। इतना तक क्लियर हो गया? आइए देखो, इस और इस किरण के बीच 90 डिग्री, तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, जाकर देखना थ्योरी में भी पढ़े हैं। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, इतना कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखो थ्योरी का यहाँ लगा दिए हैं। चूँकि IP प्लस RP बराबर π/2 इजकल टू कितना हो गया? पाई हो गया। तो IP प्लस RP कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब पाई में से पाई बटा 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा?
π/2 होगा। अब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? इसलिए आरपी बराबर कितना हो जाएगा? आरपी बराबर अपवर्तक कोण बराबर 90 डिग्री, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। आरपी बराबर 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री 10 मिनट, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 32 डिग्री 50 मिनट होगा। और एक दो को सवाल देखिए इस पर। ये देखो बाबू, लास्ट सवाल है, इसमें दो सवाल है, ध्रुवण कोण पर है, एवं ब्रेस्टर का नियम दोनों उपयोग है। जब सूर्य का प्रकाश पानी पर 53 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है। जब पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है, निम्नलिखित का मान निकालें। अपवर्तन कोण और दूसरा अपवर्तनांक निकालना है। देखो यही चीज बताए हैं ना, ब्रेस्टर का नियम में इस तरह होता है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये होता है अपवर्तित किरण। ये आईपी लिया जाता है तो ये भी आईपी, क्यों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। ठीक, आइए कितना होता है? आरपी होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किसमें? ब्रेस्टर का नियम में। तो ये थ्योरी कहता है ब्रेस्टर नामक वैज्ञानिक, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंबवत होती है। कहने का मतलब इनके बीच का कोण कितना होता है? π/2। तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। इस थ्योरी क्या होता है? आईपी प्लस π/2 प्लस आरपी बराबर पाई। तब इसी तरह निकालते हैं आईपी प्लस आरपी बराबर पाई माइनस π/2। तब इसको फुल स्कोप मिला, आईपी प्लस आरपी बराबर π/2 बराबर कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ये ब्रेस्टर का नियम के जब बीच वाला पार्ट्स निकालते हैं तो ये थ्योरी पहुंचता है। देखिए इसी थ्योरी पर है, आईपी बराबर ध्रुवण कोण बराबर आपतन कोण कितना है? 53 डिग्री है। कोई दिक्कत? आरपी बराबर अपवर्तन कोण का मान निकालना है। देखो यही थ्योरी लेकर चले। देखो तो आईपी प्लस आरपी प्लस π/2 इजकल टू पाई हो गया। अब मान रख दीजिए यहाँ पर 53 डिग्री, आरपी इजकल टू पाई माइनस π/2 बराबर π/2 इजकल टू 90 डिग्री हो गया। आरपी बराबर कितना हो गया? 90 में से 53 घटा देंगे तो 37 डिग्री। कहने का मतलब अपवर्तक कोण का मान कितना हो गया? 37 डिग्री के बराबर हो गया। और दूसरा क्या कहता है? अपवर्तनांक के नियम, अपवर्तनांक का मान निकालें। ब्रेस्टर के नियम से कितना होता है? म्यू बराबर tan आईपी होता है। तो म्यू बराबर कितना हो गया? tan 53 डिग्री इजकल टू 1.32। तो म्यू बराबर कितना हो गया? 1.32। देखो इसका मान दिया है tan 53 इजकल टू 1.32। ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बार देखिए क्या होता है। एक तरह से पाठ समाप्त हो गया है, देखेंगे तो एक दिन इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। ठीक।